आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौंसर में ली आम सभा। मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। नगर निगम की लापरवाही की इंतहा। जेल बगीचे में करोड़ों की जमीन देने के बाद भी नहीं बना पाए व्यवस्था। फिर सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेता, बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या। सुबह से अंधेरे में डूबा जिला अस्पताल। जिम्मेदार का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार। अस्पताल प्रबंधन पर कर्जा इतना है कि डीजल का पैसा नहीं दे पा रहे। और भाजपा कार्यालय में घुसकर युवक ने की तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला जांच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इन दिनों लगातार निकाय चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सौंसर में आयोजित आम सभा में उन्होंने जनता को संबोधित किया। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ सौंसर क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित रखने की अपील कमलनाथ ने की। उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, पर संबंध हमेशा बने रहने चाहिए। सौंसर से पुराना नाता होने के चलते यहां के सभी पुराने चेहरे मेरे अपने हैं। अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी भी आ गई है। युवा उत्साहित हैं, इन्हें भी अपने भविष्य को संजो कर रखना है। इसलिए कांग्रेस का साथ देकर कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। सभी आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, बहुत खुशी हुई आज सौंसर आके। बहुत समय बाद मैं सौंसर आया हूं। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। बहुत दिनों बाद आया हूं। मुझे खुशी होती है जब मैं वो पुराने चेहरे देखता हूं जो सालों से, आज तो दूसरी पीढ़ी भी लग गई है, कहीं तीसरी पीढ़ी लग गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है, बल और शक्ति मिलती है। चुनाव तो आते हैं, पंचायत का चुनाव होता है, जनपद का होता है, जिला पंचायत का होता है, विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है। ये हमारे संविधान में है। हर चुनाव का अपना मायने है। ये नगर पालिका का चुनाव का भी अपना मायने है। और इसको हम माने कि इसका कोई संदेश नहीं है। इस चुनाव से आप क्या संदेश देंगे? प्रश्न ये है। इस चुनाव से क्या आप सौंसर का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे? ये है। आज हमारे देश में इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है कि ये संस्कृति को हम कैसे जीवित रखें। आज जो प्रयास किया जा रहा है बांटने का, समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। पहले तमिलनाडु में आप कोई आवाज नहीं सुनते थे, अब आवाज भाषा के आधार पर सुनने लगे। खालिस्तान का नारा नहीं सुना था 30 साल तक, अब खालिस्तान का नारा लगना शुरू हो गया। सही बात है। सही। ये आपको सोचना, हम कैसा अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश, अपना देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा संदेश है कि सौंसर ये संदेश दे कि हम इस संस्कृति को जीवित रखेंगे। हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा देश सौंपना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था। बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि विश्व में उसकी तारीफ है, विश्व में उसकी प्रशंसा है। बाबा साहब अंबेडकर की बनाई हुई संविधान कई अफ्रीका के देशों ने उसकी नकल की। ये बाबा साहब अंबेडकर की देन थी। पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तब क्या होगा? ये आप सबको सोचने की बातें हैं। आज का मत सोचिए। हमारा सौंसर क्या था 40 साल पहले, इसी सौंसर में
मैं आता था, कितना अंतर था। सबसे बड़ा अंतर सोच में था। आज की सोच सौंसर की अलग है। आज सौंसर के नौजवानों की सोच अलग है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया बिना हाईवे के, बिना टंकी के, बिना सड़क के। तड़पते थे कि संतरे का फसल आ रही है, हमें ट्रक मिल जाए। ये भी ऐसा समय था जब बुजुर्ग ने गंवाए। एक कारखाना नहीं था, नौजवानों के लिए कोई उपाय नहीं था, पर उस समय के नौजवानों की सोच भी अलग थी। आज शाम अचानक भाजपा कार्यालय में एक युवक द्वारा तोड़फोड़ करने से राजनीति गर्मा गई। युवक द्वारा भाजपा कार्यालय के अंदर घुसकर गाली गलौज करते हुए फर्नीचर तोड़ा गया। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बताया गया कि युवक शराब के नशे में था और उसका नाम लोकेश पवार है, जो कि पाठाढाना निवासी है। उसके द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा नेताओं के नाम पर गाली देते हुए तोड़फोड़ की गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अचानक ऑफिस में हुई तोड़फोड़ को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। शख्स आया, जैसे कि लोगों ने नाम बताया, उसका कार्यालय में घुसा, तोड़फोड़ किया, कुर्सी और टेबल पर लात मारा, हमारे वरिष्ठ नेताओं को गाली गलौज की, गालियाँ दिया कि बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी, तुम्हारी रास्ता रास्ता उस तरह की बातें किया। तुरंत उसको अंदर पैक किया हम लोगों ने, पुलिस को फोन करके बुलाया, पुलिस लेके गई है और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। एक लोकेश पवार नाम का लड़का यहाँ दारू पी के आके मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहब को गाली बक रहा था और कह रहा था कहाँ है, बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी, बता देना नरेंद्र मोदी को बोले। और यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा था, कुर्सी उर्सी बकरा रहा था। कहाँ का था वो लड़का? पाठाढाना लोकेश पवार बता रहा था नाम बाद में। बहुत खतरनाक है, बताओ तो। हम तो संघ के कार्यकर्ता है कि हम तो सबसे ज्यादा अनुशासित हम ही लोग रहते हैं। नहीं, जो चीज़ है ना उसको लिख के दे दीजिए, आवेदन उस चीज़ पे एफआईआर कर देंगे। घटनाक्रम क्या हुआ आप लिख के दे दीजिए, ये बोलिए घटनाक्रम हुआ है। लक्ष्मी चंद शांति रखिए, थोड़ा सा हम सुन रहे हैं, शांति जैसा सुन रहे हैं, शांति से बहुत शांति। पिन ला दे भाई, हम तो शांति से रख रहे हैं। शिकायत नहीं, आप एफआईआर करना, शिकायत नहीं करना, हमको कोई शिकायत नहीं करना। वो तो लिख दीजिए, उस आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं। एफआईआर दर्ज करिए। आप लिखिए, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया उन्होंने, पूरा सब अस्त व्यस्त कर दिया उन्होंने। मैं आपको वो आया भाजपा कार्यालय, सीधे आया, साइन रजिस्टर कहा बोले, मैंने यहाँ कुछ साइन रजिस्टर नहीं रहता, बगरा दिया, टेबल सब बगरा दिया। और मोदी जी को लगातार गाली बकरा था और नशे में है, नशे में है। किया होगा, हम जान रहे हैं, पहली बार थोड़ी किया, हमने पहले भी किया, हमको मालूम है। हाँ, आप समझ लो। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ कोतवाली थाने में आए हुए हैं। हम लोग 4 फाटक स्टेशन के पास में बैठे थे, तभी आदरणीय दिनेश कांत मालवीय जी का हमारे पास फ़ोन आया कि कार्यालय में एक युवक आकर के, और जो कि नशे में भी था, और उसने आके कुर्सी फेंकी, टेबल भी पलटा दिया था और आकर के अपशब्द कह रहा था प्रधानमंत्री जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और उल्टा सीधा बोल रहा था। तो हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं दिनेश कांत मालवीय जी, अरुण गद्रे जी भी कार्यालय मंत्री, ये भी बैठे हुए थे दूसरे नगर कार्यालय में। इन लोगों ने इसको एक कमरे में बाहर से अंदर करके इसको बंद किया और हम लोगों को भी सूचना दी। हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर पुलिस को सूचना दी गई, कोतवाली का पुलिस स्टाफ वहाँ पर पहुँचा और इस युवक को, जिसका कि नाम लोकेश पवार बताया जा रहा है, यहाँ पर लेकर के आई है पुलिस ने। और हम लोगों ने भी यहाँ पे आकर के, और भाजपा कार्यालय में जो ये युवक घुसा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने सभी भाजपा कार्यकर्ता आए हैं। और हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि भाजपा कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान में इस तरीके की घटना आगे ना हो, इसका भी पुलिस ध्यान रखे और वहाँ लगातार गश्त होती रहे और ऐसे युवकों पर कड़ी कार्रवाई हो, नियम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें उचित दंड दिया जाए।
शासन प्रशासन की तरफ से। ये क्या भाजपा से कोई संबंध था उस व्यक्ति का कि जो कार्यालय आया? नहीं, भाजपा से कोई संबंध नहीं है इसका। मोदी आर्मी टीम का अध्यक्ष रह चुका है। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। नशे में था ये युवक। हमारा कोई अनुसांगिक संगठन नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमने इसके पहले मतलब इसको नहीं देखा। आ गई थी पुलिस हाँ आ गई थी, थोड़ा 5-10 मिनट लगा, आ गई थी पुलिस। नगर पालिक निगम द्वारा करोड़ों की जमीन पर सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के लिए योजना बनाई गई थी, जिस पर कार्य करते हुए पानी टंकी पार्क के आसपास बैठे हुए सब्जी विक्रेताओं को जेल बगीचे में शिफ्ट किया गया था। परंतु वर्तमान स्थिति कुछ और ही है। फिलहाल यह हालत हो गई है कि दुकानदार फिर से पुरानी जगह पर बैठने लगे हैं। नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं है। जेल बगीचे की करोड़ों की जमीन सब्जी बेचने के लिए उपलब्ध कराने के बाद पुरानी जगह पर फिर से सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहे हैं, जिसके चलते निगम को करोड़ों के नुकसान के साथ अतिक्रमण से भी दो चार होना पड़ेगा। नगर निगम का उदासीन रवैया लगातार अतिक्रमणकारियों का हौसला बुलंद कर रहा है। आप लोग क्यों आए यहाँ पर रोड पर? इसलिए आए हैं कि वो सामने सामने दुकानें लग गई हैं, इसलिए हमारे उधर गैराज जाते ही नहीं है, ताकि हमको दिक्कत बहुत परेशानी हुई। उधर जाते ही नहीं गैराज लोग, इसलिए रोड पे आके बैठना पड़ा हमको। धंधा ही नहीं होता हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिदा बेगम। सेट छोड़ के दुकान यहाँ रोड पे क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पर निगम ने सबको बैठाला, लेकिन चबूतरे में आधे लोग बैठते आधे लोग नहीं बैठते, सब रोड पे आ गए। इसलिए हमको बाहर मजबूरी आना पड़ा। 3 महीने के बाद हम बाहर आए और निगम है जो कड़क शासन नहीं कर रही है। चबूतरे में क्या दिक्कत हो रही है? वो दिक्कत ये है कि पूरी रोड पे दुकान लग रही है, हम पीछे वाले बैठे हैं। वैसे पार्किंग की जगह में दुकान दे दी है निगम ने और चबूतरे पूरे खाली पड़े हैं। फिर हम वहाँ बैठ के क्या करें, भूखे मारेंगे। इसलिए हमको बाहर आना पड़ा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बसंती बाई कुशवाहा। आप को सेट मिला था नगर निगम की तरफ से, तो आप वो छोड़ के रोड पे क्यों आए? वहाँ पे आधे लोग ऊपर बैठते हैं, आधे लोग नीचे बैठते हैं, और जो पार्किंग की जगह दी गई थी वहाँ पे व्यवस्था पूर्वक रोड तक की दुकानें लगती है। ग्राहक अंदर जा नहीं पाता, प्लस हम लोग बैठे रहते हैं, हमारी बोहनी बट्टा होता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मजबूरन बाहर आए हैं। सब्जी बेच रहे हैं रोड पे बैठ के। आधा से सब्जी वहाँ पे बची पड़ी रहती है, फिर फेंकना पड़ता है, इसलिए इधर साइड आए और आधे ग्राहक अंदर जाने पड़ते हैं। और क्या बोलते हैं, आधे लोग को नीचे बिठा दिया, आधे लोग को ऊपर। आधे से ज़्यादा चबूतरे खाली, 8 से 10 दुकानें भर लगती है चबूतरे में, बाकी सारी दुकानें नीचे लगती है। क्या नाम है आपका? रानी चौहान। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिला अस्पताल में मेंटेनेंस के नाम पर गुल हुई लाइट लंबे समय तक नहीं आने के चलते मरीज परेशान होते नजर आए, जिसको लेकर प्रबंधन का भी अपना अलग तर्क दिखा। जिला अस्पताल में लाइट के जाने से सभी मशीनें बंद हो गई हैं और अस्पताल में होने वाला उपचार महज टॉर्च के उजाले में करना पड़ा।
ऐसे में एक्सरे, सोनोग्राफी सहित अन्य रिपोर्ट के लिए आए मरीज परेशान होते नजर आए। इस पर जब प्रबंधन से प्रश्न किया गया तो प्रबंधन ने बताया कि मेंटेनेंस का कार्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिस हेतु उन्हें सूचित कर दिया गया है। जनरेटर को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, जिसके चलते पहले ही पेट्रोल पंप पर हमारी 70 से 80 हजार की उधारी है। हिंग पानी से काय किया है? सोनोग्राफी करवा। कब से बैठे हो? 9 बजे से बिजली की चोरी बंद? करीबन 10 बजे आई थी, 1 आध घंटा चली और 11 बजे से जो बंद है तो अभी तक बंद है। कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ कम से कम 50 लोग बैठे हुए हैं, सब परेशान हैं। क्या नाम है आपका? विवेश वर्मा। उमरिया से आया हूँ मैं, कल का आया हूँ मैं शाम को, तो वहाँ इलाज हुआ थोड़ा बहुत, फिर एक्सरे के लिए आए जहाँ पर हम 11:30 बजे से, तो 2 कॉफी निकाले हैं, इसके बाद भी लाइन ही बंद हो गया। कितने घंटे हो गए करीब लाइट बंद? 11:30 बजे से लेटा हूँ जहाँ। 3 घंटे हो गए लगभग। क्या नाम है आपका? राजेश जी उनाती। 11:30 बजे से लाइट नहीं है यहाँ पर एक्सरे के लिए। मैं भी एक्सरे पैर के एक्सरे कराने आया था, तो बोले लाइट नहीं है तो एक्सरे नहीं हो पाएगा। 11:30 बजे से बैठे हुए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पे लेटे हैं 11:30 बजे से। लाइट नहीं होने के कारण एक्सरे नहीं हो पा रहा है, यही प्रॉब्लम चल रही है। अभी 2:30 बजे लाइट नहीं आई है, 2 बजे अभी तक लाइट नहीं आई है। आपको मालूम है यहाँ पे लाखों रुपए के बड़े बड़े जनरेटर हैं, इसके बाद में भी अगर इस टाइप की लापरवाही होगी तो किसकी गलती मानते हैं? अभी क्या मैनेजमेंट की गलती है, किसकी गलती है? क्या नाम है आपका? सुभाष जैन। कहाँ से आए? मैं रिटायर स्टेट बैंक से। हमारे सर सुबह 9 बजे से लाइट गई है, 2 घंटे जनरेटर चला, उसके बाद बिजली बंद हो गया, क्या कहेंगे आप इसमें? हमें कल शाम को इसकी सूचना मिल चुकी थी कि मेंटेनेंस कार्य को देखते हुए करीब 4 घंटे लाइन गोल रहेगी। हमसे जो अस्पताल प्रबंधन के हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने कहा कि 600 लीटर डीजल हमको लगेगा जनरेटर को चलाने के लिए। चूँकि हम पहले भी थोड़ा जब मेंटेनेंस कार्य के लिए हमें जनरेटर का उपयोग करना पड़ा, तो हम इतना डीजल खरीद चुके हैं कि हमें करीब 70-80 हज़ार रुपये की देनदारी पेट्रोल पंपों की बाकी है अभी। तो जब हमसे 600 लीटर डीजल की डिमांड की गई तो हम उस स्थिति में नहीं था, और हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को कहा कि आप मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बात कीजिए, क्योंकि मेंटेनेंस उन्हीं के जिम्मे है। तो इतने लाखों करोड़ों के यहाँ पे वो लगे जनरेटर लगे, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाता? अब इसकी एक्चुअल एनुअल मेंटेनेंस भी 33 kV स्टेशन का हो जाना चाहिए था। जब बिल्डिंग हैंडओवर हो चुकी है तो 33 kV में ना तो कोई सब इंजीनियर की पोस्टिंग हुई है, एक इलेक्ट्रीशियन के भरोसे 33 kV स्टेशन चल रहा है, और वही हाल जनरेटर के है। सर मरीज बहुत दूर दूर से आए, अभी तक बैठे हुए हैं, यही आस में कि लाइट आएगी तो हमारा इलाज होगा। किसी का कोई डायलिसिस वाला, किसी का आधा डायलिसिस हुआ है, किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, कोई एक्सरे वाले बैठे, तो सोनोग्राफी वाले नहीं, बैठे। सर इस चीज़ का हमें भी दुख रहता है कि हम व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, परंतु जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है और बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला काम है। नहीं तो कहाँ कमी है, किसकी ओर से कमी है? ये एक्चुअली इसके मेंटेनेंस के पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हम अस्पताल के मरीजों की व्यवस्था देखें या ये दूसरे छोटे मोटे प्रबंधन देखें, मेंटेनेंस मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के हाथ में। मेडिकल कॉलेज कोई मेंटेनेंस नहीं करता। अब उनसे कोई हमें ऐसा उत्तर नहीं मिला कि वो कुछ एक्शन लेंगे इसके ऊपर, इसलिए हम लोग
लाचार हो गए। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से उन्होंने जानकारी एकत्रित की। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उज्ज्वला योजना के संबंध में हितग्राहियों की संख्या और उन्हें वितरित की जाने वाली गैस की जानकारी जिला कलेक्टर ने एजेंसी संचालकों से मांगी। इसके साथ वर्तमान समय में उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे हितग्राहियों की संख्या का भी विवरण मांगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना है, जिस पर अब गैस एजेंसी संचालकों के सहयोग न देने के चलते हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सामान्य कनेक्शन है ना, उज्ज्वला कनेक्शन है, कम से कम इतने का डेटाबेस हम मेंटेन करेंगे कि 66,000 का हमने वेरिफिकेशन किया, इसमें से ये 50,000 का ओके आ गया बिना कोई त्रुटि के, तो उसको मिल गया। ये 15-16 हजार इन कारणों से या तो पात्र नहीं दिख रहे या जो भी कारण है, लेकिन हमारे पास एक हिसाब लगभग 66,000-70,000 के आसपास का हो जाना चाहिए कि इतने का हमने प्रोसेस करके देख लिया। अब पास होना चाहिए कि कम से कम अभी तक जितने डाले हैं उसमें ना तो उसके पास कनेक्शन है और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करने पे डुप्लीकेट बताता है। सर एक एजेंसी का उम्र एजेंसी का मेरे पास आया तो 5,500 का डाटा है, तो 5,500 एक के पास है, तो बाकी के पास भी अपना अपना डेटा होगा। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो अगर है अब उसमें क्या करना है इनको? राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में एनएसएस स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका स्वच्छता कार्य के साथ शुभारंभ हुआ। पॉलीथीन मुक्त परिसर करने का संकल्प लेते हुए स्वयं सेविकाओं ने रैली निकाली। रैली कॉलेज से फव्वारा चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंची और उन्हें माल्यार्पण किया। इस दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अजरा एजाज ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्राओं ने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपना उत्साह दिखाया है, अपनी युवा शक्ति दिखाई है। छात्रों ने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया है, चाहे वो मेहंदी में भी अपना एनएसएस के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान का उन्होंने नारा लगाकर लोगों को संदेश दिया, जागरूक किया है। स्वच्छता के ऊपर उन्होंने संदेश दिया है, जात पात मिटाकर एक भारत बने और आगे बढ़े, इसका संदेश उन्होंने दिया है। और आज ये कार्यक्रम बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। नाम आपका? मैं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी कुमारी रिंकी भाबर। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में प्राचार्य डॉक्टर अजरा एजाज मैम के मार्गदर्शन में एनएसएस स्थापना दिवस का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम छात्राओं ने कॉलेज कैंपस की सफाई की। इसके बाद हमने रैली निकाली और महात्मा गांधी जी के ऊपर पुष्पहार चढ़ाकर रैली के पश्चात मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम कुमारी पूनम उस्रेटी, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज छिंदवाड़ा। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। इसी क्रम में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी कर्मचारियों को दी गई। प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार संख्या के अलावा भी 50 अन्य कर्मचारियों को इस शिविर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आपातकालीन स्थिति में इन कर्मचारियों की मतदान में मदद ली जा सके। मास्टर ट्रेनर द्वारा इन सभी कर्मचारियों को अलग अलग सेशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में 6 जगह संपन्न होने जा रहे हैं, ये 27 तारीख को संपन्न होंगे और इसके बाद 30 तारीख को मतगणना का कार्य संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र में होगी। इस संबंध में जो हमारे गणना पर्यवेक्षक हैं, गणना सहायक हैं, इन लोगों को मतगणना की आज ट्रेनिंग दी जा रही है। आज यह ट्रेनिंग जिला स्तर पर 3 बैच अलग अलग हैं, इनमें संपन्न हो रही है। कुल हम 458 लोग को ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता हमारी 408 की है। इस प्रकार से ट्रेंड हमारे गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक 30 तारीख की मतगणना में रिटर्निंग ऑफिसर का सहयोग प्रदान करेंगे और जितने वार्ड हैं उन वार्ड से संबंधित जो टेबल हैं उस टेबल पर ये अपना काम संपन्न करेंगे। आज की ट्रेनिंग में मुख्य रूप से डाक मतपत्र जो हमारा ईडीवी के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न करना है मतगणना की, उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारी कंट्रोल यूनिट है और जो 18 का हो तो मतपत्र लेखा, उसके आधार पर किस प्रकार से हमारा गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक प्रारूप 21 का तैयार करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इस ढंग से पूरी मतगणना की प्रक्रिया को हम विस्तृत बताकर 30 तारीख के मतगणना के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कर पाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रही है। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री बड़ी माता महामाई की आराधना के पर्व नवरात्र की विशेष तैयारियां की गई हैं, जो इस वर्ष 26 सितंबर से प्रारंभ होगा। इसके लिए मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही भक्तों को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवरात्र पर आयोजित होने वाले संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी मंदिर समिति द्वारा प्रदान की गई। जिले के वासियों को नवरात्र पर्व की विजयदशमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी छिंदवाड़ा जिले का, छिंदवाड़ा नगर का शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट में विजयदशमी के उपलक्ष्य में नवरात्रि, शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 25 तारीख को माता रानी की मूर्ति का आगमन होगा। 26 तारीख को प्रातः सुबह से बैठकी से लेकर 9वीं तक 11 जोड़ों द्वारा माता रानी का अभिषेक किया जाएगा। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। अभिषेक में कुछ सामान साथ में लाना नहीं है। मंदिर ट्रस्ट पूरे सामान की व्यवस्था कर रहा है। उसकी शुल्क मात्र 2100 रुपये है और शाम को घट स्थापना की जाएगी। पंचमी को महाआरती का आयोजन किया गया है। अष्टमी को हवन होगा। 9वीं को कन्या भोज होगा। 4 तारीख की 9वीं कन्या भोज होगा। 5 तारीख को जमारे का घट विसर्जन होगा और 6 तारीख को सुबह 10 बजे माता रानी की भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से घूमती हुई स्थानीय छोटे तालाब के कुंड में विसर्जित की जाएगी। यह यात्रा, ये मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम गौध होली की बेला के पहले संपन्न हो जाएगा। अतः सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करता हूँ, माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, जस मंडलियों से निवेदन करता हूँ कि आप उपस्थित हो। साथ ही एक कार्यक्रम और रखा गया है फोटो शूट करने का। जो अच्छी फोटो शूट करेंगे, अच्छी कलाकारी दिखाएंगे, अपने फाइबर का जो भी अच्छा उपयोग करेंगे, उनको भी फोटो एंड रील का जो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको भी बड़ी माता मंदिर समिति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा जारी रामलीला मंचन में 23 सितंबर की रात ताड़का वध व मारीच सुबाहु वध के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
मरने को चले आए। आज तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी और अपनी प्रचंड भूख मिटाऊंगी। दिव्य संतों को पापिन सताया बहुत रे, दिव्य संतों को सताया बहुत, सब ऋषि तेरे भय से है व्याकुल विकल। तुझे क्षण में बैठाता हूँ यम के भवन, तुझे क्षण में बैठाता हूँ यम के भवन। कोली नैनों के अक्षर हमारे शैतान को उठा करके पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर फेंकती है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने बाणों से उसे काट देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भक्तगण कथा के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। स्थानीय पाठाढाना में आयोजित हो रही भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देवधाम मंदिर में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। कथा का वर्णन व्यासपीठ पर बैठे अरुण कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कालिया नाग दमन सहित भगवान की विभिन्न लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया।
ग्रंथ राज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सतपथ प्रश्न मंच प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले चैतन्य धाम अहमदाबाद में आयोजित हुआ, जिसमें हिस्सा लेने छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में जैन बंधु पहुंचे। आयोजन का शुभारंभ प्रातः श्री जिनेंद्र पूजन से हुआ। तत्पश्चात सभी ने सुंदर प्रश्न मंच का लाभ लिया। आयोजन में सम्मिलित हुए सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने महोत्सव की संपूर्ण जानकारी देकर सफल आयोजन की शुभकामनाएं छिंदवाड़ा की ओर से दी। कार्यक्रम का सफल संचालन संयोजक डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा एवं पंडित विपिन कुमार शास्त्री द्वारा किया गया। सतपथ पर निरंतर चलते रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। समय साल वो ग्रंथ है जिसकी महिमा हमें भली भांति आती है, हम परिचित हैं। और मैं कहता हूँ एक दफे जोर से दो हाथ करके सामने बजासन, तो भाई तो नहीं होगा, हाथ टेढ़ा किया, सामने बजासन। और यह गुजरात प्रांत का सुंदर सा शहर हमारा अहमदाबाद में स्थित तीर्थ धाम चैतन्य धाम का, जहाँ पर सतपथ फाउंडेशन द्वारा विश्व स्तरीय एक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आदरणीय पंडित आचार्य कल्पटोडरमल जी की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के अवसर पर, और जिसमें 10,000 प्रविष्टियाँ पूरे विश्व से प्राप्त हुई है, जिसका ग्रैंड फिनाले ये चैतन्य धाम में आयोजित है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 23, 24 और 25 सितंबर 2022 को। 25 दिसंबर को इसका मुख्य समारोह है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी साहब यहाँ पधार रहे हैं, जिनके करकमलों से सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौंसर में ली आम सभा, मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। नगर निगम की लापरवाही की इंतहा, जेल बगीचे में करोड़ों की जमीन देने के बाद भी नहीं बना पाए व्यवस्था, फिर सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेता, बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या। सुबह से अंधेरे में डूबा जिला अस्पताल, जिम्मेदार का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार, अस्पताल प्रबंधन पर कर्जा इतना है कि डीजल का पैसा नहीं दे पा रहे। और भाजपा कार्यालय में घुसकर युवक ने की तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामला जांच में। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।